Life. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बहुत सुंदर मधु मुकेश जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अनिला रामपुरिया दिल्ली से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज शाम का। और मैं एक मेंटोर हूँ एंटरप्रेन्योर्स और इनिशिएटिव्स को मेंटोर करती हूँ, म्यूजिक लवर हूँ एंड सस्टेनेबिलिटी क्रूसेडर। और म्यूजिक वेरांडा एक इनिशिएटिव था, एक पहल थी जो हम लोगों ने क्वारंटाइन टाइम्स में ली थी, लॉकडाउन टाइम्स में ली थी, जब समय बहुत कठिन था, परिस्थितियां विषम थी। म्यूजिक कनेक्शन और अवेकनिंग को आगे कुछ लोगों तक ले जाने के लिए। और हम हमें बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि हमने 250 डेज से भी ज्यादा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जब हम लोग रोज शाम को मिलते हैं म्यूजिक लवर्स और हम लोग जैमिंग सेशन करते हैं, म्यूजिक के बारे में बातें करते हैं, गाने गाते हैं, एक दूसरे की चीजों को शेयर करते हैं, टैलेंट्स को, उनके विचारों को। और हमने 100 से भी ज्यादा आई थिंक लाइव शोज क्यूरेट किए हैं अभी तक। सो दैट इज समथिंग अबाउट म्यूजिक वेरांडा। और म्यूजिक वेरांडा जो कि वेरांडा है गानों का, बातों का, गाने की बहुत सारी बातों का, और म्यूजिक और क्रिएटिव आर्ट्स की जो बहुत सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, वो परंपराओं को जानने का, उनके बारे में जानने का। और जब परंपरा की बात होती है तो गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही अहम हिस्सा है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, म्यूजिक का। तो आज हम यही शेयर करेंगे इस मंच पे। म्यूजिक वेरांडा ये बहुत सौभाग्य है कि म्यूजिक वेरांडा को भी एक बहुत सुंदर गुरु मिले हैं, जयेश गुरु जी, जिनको हम सादर प्रणाम करते हैं। और सभी गुरुओं को आज जो इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनको सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और आज गुरु शिष्य परंपरा, इट इज सच ए ब्यूटिफुल, इट इज अ कंजर्वेटिव एंड अ ट्रेडिशनल एक परंपरा है, लेकिन इसका रेलेवेंस मॉडर्न टाइम्स में इतना ज्यादा है, जो कि अनरावल करेंगी, जो सीक्रेट्स डिकोड करेंगी जया मेहता। जी हाँ, जया मेहता an internationally acclaimed Odissi dancer, and she has curated a beautiful art form which is very unique, and I have not heard of it before. She has combined and collated dance and poem in a beautiful form. She's a curator and educator, and अनरेवलिंग सीरीज करके इन्होंने एक बहुत सुंदर सीरीज स्टार्ट की म्यूजिक वेरांडा में, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। टुडे वी आर हैविंग third series of unraveling creativity. So Jaya Mehta ji, the first series was Pooja Pandey ji and Shamani ji, जिन्होंने जो फिल्म मेकर हैं और ऑथर, पूजा पांडे जी ऑथर हैं, जिन्होंने बताया था कि क्रिएटिविटी उनको कैसे, कहाँ से वो इंस्पायर होती हैं अपने सब्जेक्ट्स को आगे क्यूरेट करने के लिए। द सेकेंड वन वाज वी हैड स्वाति चट्टोपाध्याय एंड वी हैड नीना मोहन जी, जिन्होंने हाथ से क्रिएटिविटी थ्रू एम्ब्रॉयडरी, थ्रू गार्डनिंग, थ्रू वेरियस स्मॉल थिंग्स, यू नो, वो कैसे क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते हैं। एंड द थर्ड वन इज over to you, Jaya ji, to tell us more on this. Welcome everyone to this show. Welcome all the Facebook viewers. Thank you so much. Namaskar and a very warm welcome to Unraveling Creativity, the third episode. And Anila has expressed very well the very essence of it. Thank you so much. And yes, we really enjoyed listening to Pooja Pandey, Shabani Hassanwalia, Swati Chattopadhyay, Neena Mohan. And if I look at all those artists, I always feel that the most beautiful thing is that they create, and they create every day.
and they express so deeply what is within them. So some artists are moved by a social cause. एक social cause उनके दिल के बहुत करीब है, तो उनको वो एक्सप्रेस करना ही है अपने काम में, अपने लेखन में, अपनी फिल्म में. और कुछ और आर्टिस्ट के लिए जीवन के ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं, जीवन का उतार चढ़ाव, वो उनको डीपली एक्सप्रेस करना है अपने वर्क में, और उसके थ्रू वो हमें एनरिच करते हैं, खुद को एनरिच करते हैं. और ये जो ब्यूटीफुल प्रोसेसेस हैं, ये हमने पिछले 2 एपिसोड्स में देखे और अनिला जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया. और आज हम 2 आर्टिस्ट जिनको मिलने वाले हैं वो बहुत खास हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत खास है, क्योंकि दे आर फ्लोइंग इन द रिवर ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल आर्ट, जिसमें हम ट्रेडिशन के साथ फ्लो करते हैं. और वो ट्रेडिशन जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जिसके अंदर हम अपने अंदर की इंट्यूशन और हम अपने इनर सेल्फ को जानने का हमें मौका मिलता है. हमें वो पीस और कंटेंटमेंट मिलती है जो बाहर कहीं नहीं है, बाहर की दुनिया में कहीं नहीं है. और ये ब्यूटी जो ट्रेडिशन की है, हमारी इंडियन ट्रेडिशन की, गुरु शिष्य परंपरा की, इसके लिए आज हमने ये स्पेशल एपिसोड रखा है. और मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे 2 बहुत ही स्पेशल गुरुज, उड़ीसी गुरु प्रतिभा जैना सिंह जो मेरी गुरु भी हैं, एंड साथ ही गुरु मोहसिन अली खान जो ब्यूटीफुल वोकलिस्ट हैं और किराना घराना गायकी के ट्रेडिशन में गाते हैं. और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन वर्कशॉप्स एंड टीचिंग वर्ल्ड ओवर करते हैं. इतने लोगों को उनसे सीखने का, जानने का मौका मिला है, और आज हमें भी म्यूजिक वरांडा पे ये मौका मिलता है कि हम इनसे कुछ जानें. तो नमस्कार गुरुजी, नमस्कार प्रतिभा जी, नमस्कार मोहसिन जी. वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू. नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच. नमस्कार. जब मैं आपकी जर्नी और आपके विचार के बारे में सोचती हूँ, तो प्रोफेसर एच.एस. शिवप्रकाश की एक बहुत सुंदर पोयम है. वो पोयम मेरे दिमाग में आती है, तो कुछ लाइनें उस पोयम से इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया है कन्नड़ा से, वो मैं बोलना चाहूंगी. ये पोयम उन्होंने लिखी है प्रोफेसर एच.एस. शिवप्रकाश ने, और इसका नाम है अ प्रेयर टू द शिवा इन अस. कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, भगवान का अंश हमारे अंदर है. तो इस बारे में वो कुछ लिखते हैं. Let our feet not tire out, even after non-stop dancing. Let our voices not die down, even after endless singing. Let our brushes not wear out, even after ages of painting. Grant us these gifts so that we can live your ecstasy. You who dwell in us like flowers in buds. You who spread yourself among 14 worlds like a dancing peacock, always conjoined to your beloved, clothed in our consciousness and the source of our plenty and plenitude. तो इस तरह वो भगवान से ये अभिव्यक्ति करते हैं कि आप ही हैं जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है, आप ही हमारी अबंडेंस हैं, आप ही हमारी प्लेनिट्यूड है, और आप हमारे अंदर इसी तरह रचना करते जाएं और हम भी आपसे इसी तरह जुड़े रहें. एंड आई थॉट इट वाज सो ब्यूटीफुल. ये क्रिएटिव एनर्जी, जो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि क्रिएटिव एनर्जी ही डिवाइन एनर्जी है. बिकॉज क्रिएटिव एनर्जी फूल की तरह किस तरह हमारे अंदर हमेशा अबंडेंट रहती है, फ्लावर करती है, ब्लॉसम करती है. और सबसे सुंदर मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में जहाँ सब भीड़ में हैं, सब भाग रहे हैं, एक स्पेस है जहाँ हम अनहरिड हैं, जहाँ हम रिलैक्स्ड हैं, जहाँ हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी, जहाँ हमें एकजुट होकर के कुछ पल के लिए एकदम जुड़ जाना है अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, जहाँ हमारे पास डीप लर्निंग और डीप एक्सप्रेशन के लिए एक मौका मिलता है, कुछ समय मिलता है. और इसके लिए इस ब्यूटीफुल डायलॉग, जो हमारे अपने अंदर से भी डायलॉग है, उसके लिए डायलॉग चाहिए हमें गुरु शिष्य परंपरा का. क्योंकि गुरु ही जो होते हैं वो हमें अपने अंदर की इंट्यूशन और अवेयरनेस से जोड़ते हैं. और क्लासिकल डांस और म्यूजिक, मेरा विचार है कि ये इन्हीं के साथ जुड़ के गुरु जो है हमें सिखाते हैं कि ये हमारी प्रेयर है. वाह, डेफिनेटली. तो ये इस
पोएम से मुझे ये आइडिया बहुत डीपली एनरिच हुआ मेरे अंदर। बहुत ही सुंदर बात है जो शिव प्रकाश जी ने लिखी थी। और आज इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी गुरुजी से, जो खुद ही एक सिंबल है मेरी लाइफ में और बहुत सारे शिष्यों की लाइफ में, ऑफ पीस, ऑफ वननेस विद द सेल्फ एंड ऑफ कंटेंटमेंट, इनर कंटेंटमेंट। और ऐसे मेरी गुरु हैं गुरु प्रतिभा जैना सिंह, जो उड़ीसी की बहुत ही लीडिंग एक्सपोनेंशियल गुरुज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपोनेंट हैं। और उन्होंने इम्बाइब किया है अपने फादर गुरु सुरेंद्र नाथ जैना से एक बहुत ही यूनिक उड़ीसी ट्रेडिशन। गुरुजी ने परफॉर्मेंसेस किए हैं इन फेस्टिवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, खजुराहो डांस फेस्टिवल, नाट्यांजलि फेस्टिवल यूक्रेन में, लीफ फेस्टिवल इन यूएसए, फ्रिंज फेस्टिवल इन ऑस्ट्रेलिया, कालिदास समारोह इन उज्जैन। यही नहीं, गुरुजी इज एन एम्पैनल्ड आर्टिस्ट विद आईसीसीआर, दूरदर्शन केंद्र, कमिटी मेंबर ऑफ द सीबीएसई। उनको श्रृंगारी श्याम सुंदर अवार्ड मिला है उड़ीसी के लिए। डांस एजुकेशन में बहुत कुछ किया है गुरुजी ने, इंडिया में ही नहीं बल्कि कॉर्नेल, टेनेसी, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी इन द यूएस, सिटीज इन यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सब जगह इन्होंने डांस एजुकेशन के लिए फर्दर वर्कशॉप्स, रिसाइटल्स किए हैं। रेडियो एंड टेलीविजन इंटरव्यूज की हैं गुरुजी की यूएस में, यूक्रेन में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और अपनी नृत्य शिल्प डांस फाउंडेशन से वो अपने ही फादर लेट गुरु सुरेंद्र नाथ जैना की एक्सक्विजिट जो उड़ीसी शैली है, इसको वो इम्पार्ट करती हैं। और ओवर 2 decades वो गुरु सुरेंद्र नाथ जैना स्टाइल को अलग अलग आर्टिस्ट के थ्रू, अलग अलग डिसाइपल्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड उस ट्रेडिशन को कंटिन्यूड रखती हैं और बहुत बेहतरीन इसको स्प्रेड करती हैं। तो ये गुरुजी का मतलब एक्चुअली तो इनका डिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है देना, बट ये इनफैक्ट इस बुक से भी हमें पता चलता है गुरुजी की बहुत ही सुंदर उन्होंने ये बुक भी कंपाइल की है, आत्मन उड़ीसी नृत्य पुराण, जिसमें उनके फादर ने बहुत डिटेल में ब्यूटीफुली उड़ीसी पोइट्री के थ्रू उन्होंने बताया है कि कैसे उड़ीसी का डांस, उसके एस्थेटिक्स, उसका हिस्ट्री, उसका टेक्निक कैसे बना है। और ये कमाल की बात है कि ऐसा एक मैन्यूस्क्रिप्ट था और हमारी गुरु ने बहुत मेहनत करके, स्वाति चट्टोपाध्याय एक और स्टूडेंट हैं, उनके साथ मिलके गुरुजी के इस मैन्यूस्क्रिप्ट को एक एक्सक्विजिट बुक बनाया है, बहुत ही सुंदर एक्सक्विजिट पिक्चर्स के साथ। और गहराई में जाने का मौका मिलता है कि उड़ीसी बना कैसे, उसका एस्थेटिक्स क्या है, उड़ीसा के मंदिरों में उड़ीसा की हिस्ट्री क्या है, इतनी गहराई में इस पे भी काम किया है अदर देन द डांस। उसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे लगता है कि प्रतिभा जी खुद ही एक अनोखी शिष्य हैं, क्योंकि वो कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा उन्होंने, जिससे गुरु सुरेंद्र नाथ जैना जो है उनका एक्सक्विजिट और यूनिक टैलेंट जो है आज भी हम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिलता है और हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू। बहुत बहुत ज्यादा सब कुछ तो जया ने बता दिया है और कुछ बचा नहीं है और बहुत ज्यादा तारीफ भी कर दिया है। ऐसा इनके मन में बहुत कला के प्रति बहुत वो है। सबसे पहले तो मैं म्यूजिक वेरांडा में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, अनिला जी को, जया जी को और सबको, और मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया है। तो जया ने सब कुछ बता दिया है अभी और कुछ बाकी नहीं रहा बहुत तारीफ कर दिया है। गुरुजी बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए मौका, क्योंकि आपके थ्रू आज बात करके मेरे अंदर ये बहुत प्रश्न हमेशा रहा है कि गुरु सुरेंद्र नाथ जैना भी उड़ीसी में इतने यूनिक टैलेंट है। मतलब अगर हम इतने मल्टीडिसिप्लिनरी जीनियस, जिसको मैं मानती हूँ, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे, और वो डांसर, कोरियोग्राफर, थिएटर आर्टिस्ट, और इतने मल्टीपल डिसिप्लिन्स को लेकर के उन्होंने पूरी कंप्लीटली यूनिक उड़ीसी ट्रेडिशन बनाया, पूरी शैली बना दी। यहाँ तक कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ लंदन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उनके वर्क पे, और प्रेसिडेंट अब्दुल जे कलाम ने उनको सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया था 2007 में। तो इतना यूनिक काम जो उन्होंने किया है, जो इतने चीजों को स्पैन करता है, कोणार्क और हीरापुर 64 योगिनी मंदिर
उनको भी बहुत ब्यूटीफुली काम में लेकर के आए हैं। उपनिषद की डीप फिलोसफी को भी, गीत गोविंद की पोइट्री और उड़िया जो पोइट्री जो है मीडिएवल पोइट्री, उसको भी, खुद भी लिखी हुई पोइट्री, मतलब इतनी ट्रेडिशंस, वैष्णविज्म, शैविज्म, कृष्ण भक्ति, सबको वो लेकर के आए। मतलब कैसे इतना रेडिकल जीनियस, इतनी क्रिएटिविटी, ये इंस्पिरेशन कैसे मिला गुरुजी को? आप ही हमें बेस्ट इस बात का आइडिया दे सकती हैं। वैसे गुरु सुरेंद्रनाथ जेना का उड़ीसी की जो शैली है वो बिल्कुल सब बाकी उड़ीसी से भिन्न है। क्यों भिन्न है, इसके पीछे भी उनका पूरा लाइफ जर्नी है। बचपन में वो उनके फादर की डेथ हो गई थी और माँ ने, और शरारती भी बहुत है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। माँ ने उनको एक असुरा मठ में डाल दिया था जहाँ पे जब वो 7-8 साल के थे। तो माँ चाहती थी उनकी कि कुछ कला में कुछ करे, कुछ सीखे। संगीत और नृत्य उस मठ में वो बचपन में सीखते थे। कुछ बड़े हुए तो फिर वो उन्होंने यात्रा पार्टी ज्वाइन किया और फिर उसके यात्रा डायरेक्टर और एक्टर भी बने। बहुत जगह गांव-गांव में घूम के वो दिखाते थे अपनी कला। लेकिन वो घूमने में उस समय में इंडिपेंडेंस नहीं था हमारा देश, तो फिर जाने आने में बहुत कष्ट का जीवन जिया उन्होंने। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में 5-5 दिन लग जाते थे, पैदल भी कितना चलते थे, लेकिन उन्होंने कभी कला नहीं छोड़ा। चाहे उनको कभी-कभी परफॉर्मेंस जब करते थे वो यात्रा में, तो गांव वालों को अगर अच्छा नहीं लगा तो खाना भी नहीं देते थे, वो पूछते भी नहीं थे। तो तभी भी उन्होंने कला नहीं छोड़ा। कहीं अच्छा होता है परफॉर्मेंस तो बहुत सर पे बिठा देते हैं दर्शक लोग, कहीं नहीं है तो फिर उनको वो भी नहीं मिला, सम्मान भी नहीं मिलता था। इसी तरह उनका जीवन बीतता रहा, लेकिन वो कला को हमेशा पकड़े रहे। और फिर बाद में जब वो कुछ 30s में पहुंचे अपने एक्सपीरियंस से, यात्रा एक्सपीरियंस से, तो बाद में उन्होंने 1960s में उड़ीसी का एक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, जयंतिका ग्रुप उड़ीसा में कटक कला विकास केंद्र में। तो उसको समाचार पत्रों में और न्यूज में से आ रहा था कि उड़ीसी एक नया कुछ निकाल रहे हैं, निकला है एक उड़ीसी डांस स्टाइल। तो उन्होंने ऐसे सुनकर तो उनको भी अंदर एक सीखने का हुआ कि ये क्या चीज है, इसको भी जाना जाए। वो अपने लाइफ में हमेशा सीखने का उनको रहता था, एक लर्नर रहते थे वो पूरा। इवन 83 इयर्स तक भी, तभी भी वो सोचते थे कि ये जो कला है ये कहीं रह गया है, मतलब कला एक ओशन है, इसके अंदर एक बिंदु, एक ही पाप आते हैं एक जीवन में। एक जीवन एक कला के लिए बिल्कुल छोटा सा है, हम उसको, इतनी गहराई है उसके अंदर, हमें सब कुछ नहीं मिलता है। तो जब वो उड़ीसी के बारे में उन्होंने जाना, सुन रहे थे वो कि नया कुछ आ रहा है, तो वो जानना चाह रहे थे कि थिएटर तो करते ही थे, तो ये क्या चीज है। उसको सीखने के लिए फिर उन्होंने एडमिशन लिया वहाँ कटक कला विकास केंद्र में और उड़ीसी वो सीखने लगे। जब वो सीख रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि ये आसान इतना क्यों है, ये तो सब मैंने बचपन में सीखे हुए थे जब मैं सीख रहा था। तो 5 साल का कोर्स वो 2 साल में वो सीख लिए। तो उनको ये लगा कि कहीं कुछ छूट रहा है, क्यों मुझे इतना तृप्त नहीं कर रहा है ये जो मैं सीखा हूँ। तो उनके अंदर ये वो खोज रहती थी हमेशा। तो बाकी फिर वो सिखाने में लगे, उस उड़ीसी को सीखे, लेकिन मन के अंदर उनके ये था कि क्यों मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है इससे, क्या क्या रह गया है इसके अंदर। तो हमेशा उनके मन के अंदर वो चलता था। तो एक बार उनको कोणार्क मंदिर देखने को मिला, उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस सन टेम्पल कोणार्क है। उसमें वो नाट्य मंडप में जब वो देख रहे थे, नाट्य मंडप उसका जो बना है उसमें बहुत सारे असंख्य डांसिंग फिगर उसमें डिपिक्टेड है मंदिर में। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, उनके मंदिर में मन में ये आया कि अरे ये तो सारी वही मूर्तियां जो एंशिएंट टाइम में ये कला कर रहे होंगे, तभी इन्होंने स्कल्पचर ने इसको यहाँ पे इनको बनाया। इसी को तो मैं खोज रहा था कि क्यों इतना हल्कापन लग रहा था जो उड़ीसी मैंने सीखा। तभी से उनका इंस्पिरेशन वो मंदिर की मूर्तियों से उनके अंदर आया। फिर उन्होंने पूरा जीवन उसको कैसे उसके साथ उसको उसके अंदर अपने बॉडी में उसको वो किया, कॉपी करके उन मूर्तियों को अपने बॉडी के अंदर किया कि कैसे उसको चलाया जाए, उसको जीवन किया जाए, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां तो स्टैटिक है, उसको कैसे उसको
लाइफ दिया जाए। तो इसी में ही उन्होंने पूरा दिन रात एक कर दिया और फिर बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ा और उनका लोक जीवन में और गांव का ग्रामीण जीवन का भी एक्सपीरियंस था और यात्रा का भी एक्सपीरियंस था और सबको उन्होंने फिर उनका दिल्ली में सिखाते थे और उड़ीसा जाते थे और उनका रिसर्च ऐसे शुरू हुआ कि और उसी में ही उन्होंने काम करना शुरू किया उन मूर्तियों के ऊपर कि कैसे उसको लाइव करा जाए, उसको कैसे चलाया जाए, वो तो स्टैटिक है, उसको कैसे मूव करा जाए। तो इसी में उन्होंने एक अलग टेक्निक निकाली और उसके अंदर ये भी रहता था कि क्यों मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है, जो वो उड़ीसी मैंने करी। उनको हमेशा, क्योंकि भारतीय हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे भारत हिंदू धर्म में ये होता है कि कुछ भी करते हैं हम ईश्वर को ध्यान करते हैं, समर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं तो ईश्वर को ध्यान करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मन से करते हैं। लेकिन वो ये पाना चाहते कि कला में भी तो वही आराधना है, कला के द्वारा हम आराधना कैसे किया जाए। तो उन्होंने अलग अलग रचनाएं की जिसमें म्यूजिक भी उन्होंने खुद दिया और उसको करके एक प्रेयर की तरह वो रचनाएं की ताकि वो जब भी वो डांस करे वो ईश्वर की आराधना करे। उससे उनका मेन फोकस रहा कि उसको पाना है, ईश्वर को पाना है, इसके द्वारा अपने शरीर मन आत्मा को लेकर ईश्वर की आराधना करना है। उनका मेन फोकस पूरे स्टाइल का ये रहा कि आराधना किया जाए उस इस नृत्य के द्वारा। बिल्कुल, ये बहुत अब ही फैसिनेटिंग है एक्चुअली। अगर हम ध्यान से देखें तो गुरुजी जो थे उनकी एजुकेशन भी बड़ी अनकन्वेंशनल थी। जैसे हमारी स्कूल कॉलेज एजुकेशन भी बड़ी अनकन्वेंशनल थी। वो जिंदगी भर नया सीखने में भी लगे रहते थे और वापस ट्रैवल अपने रूट के पास जाते थे। वापस दिल्ली में रहते थे पर वापस उड़ीसा, वापस वही टेम्पल स्टडी भी करते रहते थे, उनको ट्रैवल करते थे वापस और चेंज लेने, रिस्क टेकर थे। मतलब चेंज लेने में, चेंज करने को, जीवन को 30s में 40s में डरते नहीं थे। मतलब क्योंकि वो उनकी इनर सर्च इतनी स्ट्रांग थी और सबसे सुंदर कि वो डिवाइन इंस्पिरेशन की, मतलब भगवान को ही ऑफर किया। मुझे याद है आपने एक बार बताया था कि जब उनका जन्मदिन था, बड़ा सुंदर इंसिडेंट है ये, मैं व्यूअर्स से शेयर करूंगी कि गुरुजी जब उनका बर्थडे था तो यूजुअली हमारा जब जन्मदिन होता है तो हम बोलते हैं अच्छा हमें गिफ्ट मिलेगा, हमें कोई विश करेगा। और गुरुजी ने खुद ही कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी के बड़े आराधना करते थे, तो उनके लिए कविता लिखी, बेनु गाथा। वो उनका गिफ्ट था बर्थडे पे भगवान के लिए। और बेनु गाथा में यही लिखा है कि हे कृष्ण जी, आपके जो 7 बांसुरी के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उससे क्या क्या होता है। जब सा बजता है तो कैसे पेड़ और फूल प्रकृति खिल उठती है, गा बजता है तो जानवर भी व्याकुल हो जाते हैं, फिर रे बजता है तो गोपी गोपियां आ जाते हैं आपको मिलने। इस तरह इतनी सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने बेनु गाथा कविता में की। और गुरुजी हमें जब बेनु गाथा सिखाती हैं, प्रतिभा जी, वो उसका नृत्य भी बना फिर बाद में, वो जब हमें सिखाती हैं तो इतना सुंदर लगता है। वो 10 मिनट भी वो अब उसके ऊपर विचार करके और डांस करके मन के अंदर से ही हम खुश और तृप्त हो जाते हैं। तो सच में जो गुरुजी कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही उनकी अभिव्यक्ति थी। गुरुजी हमेशा ये स्टाइल अलग से बनाने में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं पे भी, लेकिन उनके मन में ये था कि मेरे को कुछ करना है उसके अंदर। वो रात दिन अपने ताल बनाने में, राग बनाने में, डांस बनाने में उनका बीत जाता था। कहीं उनको जगह भी नहीं होता था जैसे प्रैक्टिस के लिए, तो वो कहते थे कि मैं खेत में एक पेड़ के नीचे कर लेता था, कोई लोग आते तो मैं खड़ा हो जाता था ताकि किसी को सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं, किसी को मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस जब होता था तो वो खड़े हो जाते थे। मतलब प्रैक्टिस के लिए वो बहुत वो करते थे कि वो जरूरी है प्रैक्टिस, और पूरा बिना प्रैक्टिस के कोई भी कला सीखा हो तो समाप्त हो जाती। इसके साथ अभ्यास जुड़ा है, तो वो दिन रात उसी में लगकर अपना एक नया स्टाइल निकाला। और इसके पीछे उनको बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इसको छोड़ा नहीं। बहुत खींचा भी गया उनको कि क्या कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो, ये बाकी उड़ीसी से बिल्कुल अलग है, उड़ीसी से मिलता नहीं है। लेकिन उन्होंने, उनके मन में ये था कि मैं तो सच कर रहा हूँ, मैं तो मूर्तियों को देख के उसको जीवन दिया है, मैंने कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, और मैं आराधना है मेन मकसद। तो इसीलिए उन्होंने उस रास्ते को कभी छोड़ा नहीं, वो अपने रास्ते में जाते रहे और करते रहे, कभी रुके नहीं वो।
तो लेकिन इसीलिए कभी हाँ जी, अवार्ड के लिए भी कभी किसी के पास नहीं गए, किसी से कभी कोई सपोर्ट नहीं मांगा। एक छोटा सा कैमरा होता था, बाद में उसको उन लोगों को किसी स्टूडेंट ने दिया था। तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आते थे उड़ीसा के मंदिर के खींच के, फिर उसको रिसर्च करके। तो और ग्रामीण जीवन का उनका तो अनुभव था ही, यात्रा का था, भाव और राग रस सब डालकर उन्होंने एक स्टाइल अलग बनाया। इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो इनफैक्ट गुरुजी के तो ये बहुत ही अनोखा जीवन था, उसमें इतनी कलाएं थी और वो सीखते ही रहे। वो आई थिंक किताबें भी हमेशा पढ़ते रहते थे। पर अभी हम खासकर व्यूअर्स के लिए और आम सब लोगों के लिए भी हम ये डिस्कस करना चाहते थे, जो हम पिछले कुछ एपिसोड्स में भी कर रहे हैं, कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल चीज जो है वो है अभ्यास। जिसे हमारा मानना है कि अभ्यास बहुत जरूरी है। तो रोज जो गुरु शिष्य परंपरा में और जो आर्टिस्ट को बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि सब कुछ अभ्यास है, उसके बाद और चीजें फिर बनेंगी, पर पहले सब कुछ अभ्यास है। तो आपसे गुरुजी हमें और दर्शकों को भी कुछ आप सुंदर आइडिया दीजिए कि हम जीवन में ऐसे अभ्यास कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या छोटी छोटी क्या ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं जिससे जीवन में एक अभ्यास हम डेवलप कर पाए, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, या इवन गार्डनिंग हो, कुकिंग हो। कैसे अभ्यास बनता है एज अ आर्ट फॉर्म? हाँ, देखिए, जब जब भी कुछ सीखते हैं या करते हैं तो उसमें अभ्यास जरूरी है ही। कोई भी कला करेंगे अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए समय निकालना है, और पूरा दिन तो निकल जाएगा आपका मोबाइल में या लैपटॉप में या कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभ्यास के लिए आप नहीं निकालेंगे अपना समय। कोई एक एकांत एकांत जगह चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कोई कमरा चाहिए, बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें। वो जरूरी है अभ्यास के लिए। अभ्यास से ही प्रोग्रेस है, नया सीखने में प्रोग्रेस नहीं है। जितना जितना नया नया राग सीख लिया या डांस सीख लिया उसमें वो मजा नहीं है। वो नया नया सीखेंगे, आप भूलते जाएंगे। लेकिन जो सीखा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने में, उसके डेप्थ में जाना, उसको फील करना, उसको महसूस करना, वो है क्या चीज। इसके लिए स्पेस तो चाहिए, अकेले एक कमरा चाहिए, और आप नेचर से भी जुड़िए। वो भी आपको इंस्पिरेशन देते हैं, एनर्जी देते हैं आपको। प्रकृति के साथ भी जुड़ना जरूरी है। प्रकृति सब सिखाता है, वही प्रकृति। हमारा जीवन भी प्रकृति है। हम जन्म लिया है 5 तत्वों से, हम उसी में चले जाएंगे। इसलिए हम जुड़े हैं। कला, सारा संसार, शिव, मनुष्य, सब कुछ एक है। हम पूरा संसार एक है। तो कलाकार का अगर बनना है कलाकार, तो प्रैक्टिस तो सबसे पहला जरूरी है। ये मस्ट है। आपको टाइम निकालना है अपने लिए, अभ्यास के लिए, और रोज निकालना है। चाहे बारिश हो, चाहे त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कुछ भी हो, आपको चाहे आधा घंटा ही निकाल लीजिए। अगर नहीं है, बहुत मेहमान आ रहे हैं, तो भी आपको आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको, ये करना है। इसको प्रैक्टिस मस्ट है, डेली प्रैक्टिस। एक तो बचपन में जो बच्चे लोग सीखते हैं, उनको माँ बाप उनके अंदर भी डाल दें कि आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे खाना रोज खाते हैं हम, वो जरूरी है। खाना खाते हैं, वो भी एक तरह का खाना है, शरीर मन का प्रैक्टिस। वो जरूरी है, उसके अंदर डालेंगे तभी कुछ निकल के आएगा, या लंबा ये प्रोसेस चलता रहता है ये। बिल्कुल। और गुरुजी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि क्योंकि डांस में आप बॉडी, माइंड, सोल सब चीजों को जोड़ते हैं और एक पावरफुल इंटीग्रेशन होती है। उस समय के लिए जब हम सीखते हैं या अभ्यास करते हैं तो हम एकदम जुड़ जाते हैं, बिल्कुल बिखरते नहीं हैं। बिखरने का ऑपोजिट हो जाता है, एकदम इंटीग्रेट हो जाते हैं पावरफुली। और इस इंटीग्रेशन में हम कितनी चीजें हमारे अंदर ग्रो होती है और हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ जुड़ते हैं। तो आप जब सिखाती हैं तो इसमें आप शिष्य तक कैसे ये जो स्पिरिचुअल कंटेंट है इसको कैसे पहुंचाती हैं? सबसे पहले तो जब कोई शिष्य आता है, उनको पहले बॉडी को ठीक करा जाता है, उनका पोजीशन ठीक करा जाता है, उसका पोस्चर ठीक होता है, उसको ताल में कैसे वो ताल में डालेगा, उसके उसके आउटर में काम किया जाता है। आउटर बॉडी में वो दिखने में कैसे अच्छे से पोजीशन कर पा रहा है कि नहीं, उसमें काम किया जाता है। बॉडी पहले, बॉडी पे काम चलता है, आउटर चलता है। और जैसे कोई राग भी सीखना चाहे तो उसका स्वर लग रहा है कि नहीं, सारेगामा, सरगम, अलाप, वो सब वो आउटर है, अभी बॉडी है। उस बॉडी में पहले काम किया जाता है। बॉडी के बाद उसका मन भी होना चाहिए वहाँ। बॉडी तो कर रहे काम, लेकिन मन कहीं और है, तो उसका भी कोई ग्रोथ नहीं होगा। आपका मन भी होना चाहिए। और
हमेशा उत्साह होना चाहिए सीखने का, करने का। शुरू में तो कई शिष्य आते हैं शुरुआती में, इतने जोश से आएंगे, 2 महीने भी नहीं होगा उसके बाद वो चले जाते। क्यों? उनको शुरू में बॉडी में दूसरों को देख के एक तो कॉपी किया होता है कि ये अच्छा डांस कर रहा है या गा रहा है तो मैं भी कर लूंगा, तो उस जोश में आते हैं शुरू में सीखने, फिर उसी जोश में गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है, इसके अंदर रहना है, इसके अंदर जो टिका रहता है वही जाके पाता है। वो अभ्यास जो बॉडी में जो अभी अभी है, पहली बॉडी में उसको फिर वहां कुछ अच्छा नहीं लगता है कि बार बार रोज रोज कहते हैं, गुरु कहते हैं रिपीट करो, बार बार करो। तो वहां से उस बॉडी को जो कंट्रोल कर लिया, उसने मन को अपने कंट्रोल कर लिया, नेक्स्ट स्टेप वो मन उसको अच्छा लगेगा। शुरुआती बहुत, जैसे गड्ढा खोदेंगे ना कुआं में, तो कीचड़ निकलेगा, अभी मिट्टी निकलेगा, तो ये थोड़ी ना कहोगे पानी है ही नहीं, अभी कितना खोदोगे तभी तो पानी निकलेगा ना। उसी तरह का कला है, कितना आप उसके अंदर उसी खोदते खोदते प्रैक्टिस करते करते आपका मन फिर उसके अंदर डुबा के करोगे, तो लास्ट में वो आत्मा, बॉडी माइंड एंड सोल, वो आत्मा परमात्मा में मिलाओगे उसको। उसके लिए लंबा समय चाहिए। अभी शुरू में ये मत सोचना इसमें कुछ है नहीं, इसको मजा नहीं आ रहा, वो ऐसा नहीं है, इसमें एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो इसी में आपका आत्मा खुश होता है, फिर उस आत्मा को आप लगाना है ईश्वर पे, इसके द्वारा आराधना करना है। यही एक फिलॉसफी, यही है, यही टेक्निक चलता है, कोई भी गुरु किसी को भी सिखाते हैं, तो ऐसे सबके साथ होते हैं। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर, सच में जया जी बहुत ही सुंदर आंसर किया है। म्यूजिक वरांडा के सारे छोटे छोटे हमारे जो कलाकार हैं, ये सब भी बहुत प्रेरित हो गए होंगे। और मुझे लगता है कि अभी हमारे साथ हैं भी, साहिब आए हैं, अनु हैं, और बहुत सुंदर गाने के अब उनका बॉडी और माइंड बिल्कुल इंटीग्रेट होता जा रहा है। और मेरे ख्याल छोटी सी एक भेंट वो सुनाना चाहते हैं गुरुजी के लिए। साहिब, आप गाएंगे हमारे लिए? यस, हाँ जी, एक सॉन्ग है। गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझाऊं तूने राह दिखाई सही, जग घूमया तारे जैसा ना कोई, जग घूमया तारे जैसा ना कोई। गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझाऊं तूने राह दिखाई सही, जग घूमया थारी जैसा ना कोई, जग घूमया थारी जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे दात दिलाए तू ही, जग घूमया थारी जैसा ना कोई, जग घूमया थारी जैसा ना कोई, जग घूमया थारी जैसा ना कोई, जग घूमया थारी जैसा ना कोई। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच साहिब। और अनु जी भी आई हैं। अनु जी भी एक छोटी सी, बिकॉज नेक्स्ट गुरु से मिले उससे पहले एक छोटी सी अपनी ट्रिब्यूट देना चाहती हैं दोनों ही गुरुज को। प्लीज आइए अनु जी। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज हमें पता है कि ये शो हम गुरु जी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, और मेरी भी एक छोटी सी प्रेयर है गुरु जी के लिए। जैसा हमारे लिए लाइफ एक स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक हमारे लिए एक सच्चा पथ प्रदर्शक ना हो, तो आज की ये शाम उन सब गुरुओं के लिए जिन्होंने हमारी राह को इतना सफल बनाया, उनके लिए एक छोटी सी प्रेयर। सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा, नीवा होके हर वेले इस दिल दी सुनावा मैं, कदे मुख उते मेरे गल मंजनी ना
सुखावाना में, हर वेले हो मंगा मेरे अंग संग वसी, हर अख नम होए जदों दुनिया तो जावा में, हर अख नम होवे जदों दुनिया तो जावा में, रुतबा न मंगदा में औदा नहीं ओ मंगदा, साइया में दीवाना तेरी सेवका दे संगदा, रुतबा न मंगदा में औदा नहीं ओ मंगदा, साइया में दीवाना तेरी सेवका दे संगदा, मैनू सेवादारा दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी। थैंक यू सो मच। शायद ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट वॉज इन पंजाबी लैंग्वेज, थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ये सिर्फ एक उनके लिए प्रेयर थी कि चाहे मेरी लाइफ में हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, मैं ऑलवेज अपने गुरुजी को थैंक्स करती हूँ, क्योंकि जो ये लाइफ उन्होंने मुझे पाथ जो दिखाया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं कभी किसी का बुरा ना करूँ, हमेशा सबको के लिए अच्छा ही करूँ, और हमेशा हमें अपने अर्थ से कनेक्टेड रहना चाहिए, हमें अपनी सोल से कनेक्टेड रहना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर हियर। So thank you so much everyone. बहुत ही सुंदर थॉट, रियली लवली, थैंक यू अनु जी। और इसी ये परफेक्ट थॉट है जिसके ऊपर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आज के हमारे सेकंड गेस्ट को, जो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है। आप बहुत खुश होंगे उनको मिलकर के। ही इज वन ऑफ द यंग टॉर्च बियरर्स ऑफ द किराना घराना गायकी ट्रेडिशन, गुरु मोहसिन अली खान. And he is born into the family of a rich musical tradition. They trace its roots to Ustad Abdul Karim Khan, Ustad Bahara Wahid Khan. They are the founders of the Kirana Gharana Gaiki. और इन्होंने इम्बाइब किया है ये किराना घराना स्टाइल अपने फादर से, उस्ताद अब्दुल सामी खान, and his uncle Ustad Amir Ahmad Khan. He has performed again all over the world. He has performed in the Stockholm Sangeet World Music Festival in Sweden, the Alauddin Khan Festival, the Raza Foundation program, the Sahitya Kala Parishad in Delhi, and numerous recitals and workshops करे हैं इन्होंने all over the world, in France, Spain, Netherlands, Barcelona, Germany, Switzerland और जापान में तो बहुत performances और उनके बहुत students हैं वहाँ पर. He has recorded 2 CDs, Ragas for Meditation, जो कि based है on Indian classical music, and a fusion music CD called My Indian Heart. दोनों ही बहुत appreciate हुई हैं by experts as well as music lovers. और इन्होंने भी 2013 में किराना घराना म्यूजिक स्कूल एस्टैब्लिश किया है, अपनी किराना घराना की बहुत सुंदर ख्याल गायकी को सबके साथ शेयर करने के लिए. इनके स्टूडेंट्स वर्ल्ड ओवर किराना घराना गायकी की बहुत बारीकियां ब्यूटीफुली इम्बाइब कर रहे हैं, इंडिया में, जापान में, फ्रांस में, स्पेन में. और इनके सुंदर विजन और इस सुंदर संगीत के साथ आई एम श्योर दैट हमारा ब्यूटीफुल ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह जाएगा और हम सबको भी इसका अनुभव करने का बहुत अच्छा सुअवसर मिलेगा. एंड गुरुजी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अगेन. आई थिंक गुरुजी का थोड़ा सा ट्रांसमिशन वीडियो इशू हो रहा है. हेलो. हाँ जी नमस्कार गुरुजी, आपको आवाज आ रही? बहुत वार्म वेलकम टू यू ऑल ओवर अगेन. एंड थैंक यू सो मच. हम इतने मुझे थ्रिल्ड हैं. बहुत अच्छा लगा प्रतिभा जी को सुन के, आपको सुन के, और जो बच्चे ने गाया साहिब ने बहुत अच्छा लगा. अनु जी का गाना बहुत अच्छा लगा, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा. और ये शो करके थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. मोस्ट वेलकम.
गुरुजी, हमारा शो तो क्रिएटिविटी के बारे में रहा है, पर मेरा नजरिया ये है कि हमारे ट्रेडिशनल जो म्यूजिक और डांस है और गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें तो क्रिएटिविटी इम्बेडेड है, क्योंकि इसमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे को कोई कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, और हम डीप लर्निंग करते हैं, जीवन भर करते हैं, इससे सुंदर क्या है। तो आपका भी गाने का ढंग यूनिक है, आप इतने लोगों को, दुनिया में इतने अलग अलग कल्चर्स के लोगों को आप सिखाते हैं घराना गायकी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्रिएटिविटी को जैसे अगर हम आर्टिस्ट से समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं अपने अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा डेवलप करने के लिए और कुछ चीजों को निकाल के लाने के लिए? क्या आप हमें कुछ आइडिया देंगे? एक्चुअली क्रिएटिविटी जो है वो एक हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हर एक चीज से हमें मतलब जो हमारी सोच है वो एक म्यूजिक ही नहीं, वो कोई भी एक काम हो जिसको हम करना चाहें, उसके नजरिए से अगर हम सोचते हैं तो क्रिएटिविटी खुद एक जन्म लेती है। और जैसे कि हमारा प्रोफेशन म्यूजिक है, तो ऑब्वियसली जब हम कोई परफॉर्मेंस, हमारा अपकमिंग कोई परफॉर्मेंस होता है तो हम उसी नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा 23 तारीख को प्रोग्राम है, 25 तारीख को प्रोग्राम है, तो हमें क्या करना है, तो वहीं से क्रिएटिविटी जो है वो शुरू हो जाती है। अब उस चीज को लेके जो कोई एक आइडियाज आते हैं हमारे दिमाग में, कोई भी एक अच्छी उपज आती है जिसको हम कहते हैं, तो उसका एक बेस बन जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो जब बेस जन्म लेता है तो हमें उस चीज को ना कैच करना चाहिए। जब वो बेस जन्म ले उसको, क्योंकि वो 2-3 मिनट में ही दिमाग में आता है और उड़ जाता है। तो वो जब जैसे ही दिमाग में आता है, तो आजकल बहुत सारे एक फैसिलिटीज चल गई हैं। पहले तो कुछ ऐसा होता भी नहीं था। पहले के गुरु इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, हम लोग से भी ज़्यादा, कि वो उस चीज़ को बरकरार रखते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारा एडवांस चीज़ें हो गई हैं, फैसिलिटीज आ गई हैं। हर आदमी के हाथ में पेन होता है, मोबाइल होता है। तो वो जब भी क्रिएटिविटी कोई ऐसी जन्म लेती है हमारे माइंड में, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करके और उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए उसी टाइम, क्योंकि वो 2-3 मिनट का ही होता है। और वो जब जन्म लेती है तो उसी चीज को हम या तो रिकॉर्ड कर दें, या बोल के या गा के, कैसे भी करके रिकॉर्ड कर दें या फिर लिख लें, क्योंकि वो एक बेस होता है हमारा। और जब तक बेस जन्म ना ले तो बाकी जो उसके ऊपर जो काम करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो सब उनका सबका कोई मतलब मायने नहीं होता। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होता, जब तक उनका कोई मायने नहीं होता। तो हमारा अगर बेस मजबूत है और जो आइडिया हमने सोचा है, जो आइडिया हमें पसंद आया है, अपने से निकला है, वो आइडिया हमें पसंद आया और उसको हम बेस बनाकर उसपे उस चीज को सजाने की कोशिश करें, तो जो हमारा काम है वो निखर के सामने आता है। तो ज्यादातर अभी मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैं कोई राग गा रहा हूँ या कोई मैं बंदिश गा रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई सरगम मेरे दिमाग में आती है, या कोई बढ़त है उसको जो आगे बढ़ाना है, या किसी तरह का बोल मुझे पसंद आ रहा है कि मैं ये भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं, तो उस चीज को मैं कुछ सालों से मैंने ये स्टार्ट किया है कि उस चीज को क्या होता है कि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उससे ये होता है कि मैं जब भी उस चीज को सुनता हूँ तो मैं अपने आप को वहीं पाता हूँ। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। इससे बिल्कुल समझ में आता है कि एक तरफ अभ्यास है जो हमारी रेलगाड़ी की पटरी है, और साथ में ये जो हमारे सडन जो हमारे फ्लैशेस ऑफ क्रिएटिविटी आते हैं, जो हमारे अंदर की आवाज होती है, एक्चुअली हमारी इंट्यूशन ही है वो जो हमें कुछ बोल रही है, उसको बस हम सुन लें, थोड़ा ध्यान से सुन लें, और सुनते ही हम उसका ध्यान रखें। मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस हो चुके हैं, क्योंकि जो मेरे माइंड में क्रिएटिविटी आई है उस चीज को मैंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी है स्टेज पे, तो वो बहुत उम्दा हुई है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने क्रिएटिविटी मेरे माइंड में आई और मैं किसी और ही काम में लग गया और वो सडनली उड़ गई। फिर मैं पूरी जिंदगी उसको तलाशता रहा, लेकिन वो चीज नहीं।
उससे क्या होता है कि आदमी फिर मतलब बना तो बहुत सारी चीजें लेता है, लेकिन उस चीज को खोजता रहता है कि वो जो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई थी, ऐसी बात आई थी, वो क्यों नहीं आ रही इसमें। बिल्कुल। तो ये बहुत ही उम्दा, मतलब एकदम बहुत ही सुंदर क्लू दिया है हमारे को। सारे म्यूजिक वरांडा व्यूअर्स इस बात को नोट कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी कभी भी आ सकती है, ट्रैवल में भी आ सकती है, बैठे बिठाए घर पे भी आ सकती है, खाना बनाते हुए भी आ सकती है। वो अंदर की आवाज कभी है, भी आ सकती उसको सुनिए और अपने अभ्यास को भी साथ में जीवन में कायम रखिए, और आप अपने अंदर की ब्यूटीफुल आर्टिस्ट को हमेशा पाएंगे, हर तरह से पाएंगे। और गुरुजी, एक और प्रश्न जो मैं बहुत ईगर हूँ जानने के लिए, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मैं एजुकेशन सिस्टम को, स्टूडेंट्स को भी ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो हमें मिल गया गुरु शिष्य परंपरा में, ये तो एक अमेजिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि जो आज स्कूल कॉलेज एजुकेशन है उसमें तो इतनी भीड़ है, कहीं कॉलेज पहुंचने के लिए, फिर नौकरी पहुंचने के लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए, और बहुत ज्यादा अति में बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है। हम एक चीज पर ध्यान से फोकस नहीं कर पाते, मुझे लगता है। तो वो जो एक डीप लर्निंग है, इत्मीनान से करने वाला, वो जो ब्यूटीफुल पार्ट है गुरु शिष्य परंपरा का, वो मतलब मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें गुरु शिष्य परंपरा के कुछ बेहतरीन एस्पेक्ट्स जो आप हमसे शेयर करें, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज उन्हें भी पता चलेगा कि इस तरह की लर्निंग भी है जो बहुत डिफरेंट है उस नजरिए से जो हम स्कूल कॉलेज में जिस तरह अपनी पढ़ाई और शिक्षा करते हैं। जी हाँ, गुरु शिष्य परंपरा की वैसे तो अपने आप में बहुत खासियत हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल से हम एक बार में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ऐसी हैं जिनको हमें शायद ध्यान में रखना चाहिए, और जो हमारी अगर हम आर्टिस्टिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं आगे, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा में कोई सीखने सिखाने की बाउंड्रीज नहीं, उससे बहुत अलग है यूनिवर्सिटी लाइफ से, स्कूल्स लाइफ से वो बहुत अलग है। क्योंकि आप अपने गुरु के साथ ऐसे रहते हैं जैसे अपने माँ-बाप के साथ। तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कभी भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं कभी कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरे से। और आपका जो अपना गुरु है वो आपको मतलब उस चीज़ की राह दिखाता है। स्कूल्स में ये नहीं होता, क्योंकि स्कूल्स में हमें 6 घंटे 7 घंटे मिलते हैं, उसमें हमें पढ़ाया भी वही जाता है जो कोर्स होता है, और उनको सिखाया भी वही जाता है जो उनको सिखाना है। तो टीचर जो वहाँ के टीचर होते हैं उनको भी उतना ही आता है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतना ही आता है। तो वहाँ पर बाउंड्रीज हैं म्यूजिक की, और एक्चुअली में हम देखें तो म्यूजिक में बाउंड्रीज नहीं है। वो जहाँ तक भी देखो आप, वो एक समंदर है। तो क्योंकि जब आप किसी चीज को उसका एंड कर दोगे देख के कि इसका यहाँ पर अंत है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ावा दोगे। तो हर एक गुरु इसीलिए अपने आप को स्टूडेंट कहता है, चाहे वो गुरु बन जाए, लेकिन वो भी स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि हर एक जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, स्टूडेंट्स को भी, गुरु को। हमें भी सीखते हुए और सिखाते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम सिखाते हैं, जब भी हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि आप देखिए एक गुरु होता है तो वो 10 स्टूडेंट्स को सिखाता है, 100 स्टूडेंट्स को सिखाता है, और उनको वो एक ही अंदाज से नहीं सिखाता, अलग। That's so sad. इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था, सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे। Yeah, he's back. He's back. Yeah. तो हर एक स्टूडेंट्स को वो अलग अलग तरह से सिखाते हैं, और तो आप उसमें ये देखिए कि उन गुरु की डेप्थ कितनी है, और उस सब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है कि वो 100 लोगों में भी बट के और ज्यादा फैल रहा है।
और अलग-अलग तरह से फैल रहा है। तो उसकी बाउंड्रीज नहीं है कोई। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा का चलन है जो मैं कहूँगा हर किसी को फॉलो करना चाहिए। शिष्य में भी गुरुजी आपको क्या लगता है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में रह करके कुछ क्वालिटीज हैं जो शिष्य के अंदर भी बहुत ग्रो करती हैं? जी हाँ, ज़रूर, सही बात है। हर एक शिष्य को मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशलिटी उसके गुरु की होती है उनको वो उनसे सीखनी चाहिए और परखनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो परख के भी आती हैं और देख के भी आती हैं। सिर्फ़ सीखने से काम नहीं चलता। ये जो म्यूज़िक है ये बहुत बड़ा अपने में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये सिर्फ़ सीख के नहीं आता, ये परख के भी आता है और देख के भी आता है। सीखना तो इसका बेस है, सीखना तो इसका बेस है। सीखते हैं हम, वो ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो होता है, वो हमें परखते भी हैं, हम देखते भी हैं। क्योंकि जो अपने इस गुरु की स्पेशलिटी है, वो हम देखते हैं, वो हमें सिखाते नहीं हैं। वो हमें हमें देखनी पड़ती हैं खुद, कि हमारे गुरु जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल क्या कर रहे हैं, हम उसको कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और साथ ही साथ जो जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे कलाकार हैं, हमें हमारी चॉइसेस बन जाती हैं आगे चल के, कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी स्पेशलिटी भी हम अपने अंदर चाहते हैं कि लें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो शिष्य होते हैं, वो अक्सर उनको वही फॉलो करनी चाहिए, जो-जो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा-सा आप गुरु शिष्य परंपरा का हमें कुछ गा के सुनाएँ, कुछ एक ग्लिम्प्स दें म्यूज़िक वेरांडा के व्यूअर्स के लिए। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर मैं गा के सुनाता हूँ आपको। मैं अपने जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे शिष्य हैं, रेवान नमस्कार। जी, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये मेरे से शायद 2-3 साल से सीख रहे हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है और मेरे ख़्याल से इन्होंने बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी इम्प्रूव किया है। बहुत अच्छी तरह से और आई थिंक अभी 8-9 महीने से तो मैं मतलब इनसे फेस टू फेस सिखा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इन्होंने बहुत चीज़ें इम्प्रूव की हैं और बहुत आगे मतलब ये इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने इन्हें प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। मैं साथ में इनको गवाऊँगा जो ताकि आपको थोड़ा-सा पता लगे कि मैं कैसे तालीम दे रहा हूँ या कैसे हम गुरु शिष्य तालीम करते हैं। जी, मैं आपके सामने ये राग प्रेज़ेंट करूँगा गुजरी टोड़ी और जो बंदिश हम लोग प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वो जो बंदिश है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में कि आपने दरगाह निज़ामुद्दीन सरकार देखी होगी, हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार। सभी लोग ज़्यादा उनके बारे में सुना है सबने और जाते भी हैं कुछ लोग वहाँ पर। तो उनके एक शिष्य थे, जो उनके शागिर्द थे हज़रत अमीर खुसरो जो अरब से आए थे, अरब की तरफ से आए थे। तो वो पार्सियन म्यूज़िक बहुत मतलब उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया पार्सियन म्यूज़िक जो है और उन्होंने जब यहाँ पर आए वो तो जो इंडियन म्यूज़िक अडॉप्ट किया उन्होंने और पार्सियन म्यूज़िक अडॉप्ट किया, उसको मिलाकर जो है जो सूफ़ीज़्म बना, उसको मिलाकर बना। तो जो सूफ़ीज़्म जो म्यूज़िक मतलब हम कहते हैं कि सूफ़ी सॉन्ग है या सूफ़ी वो तो ये सब चीज़ें मतलब मिल के बनी है पार्सियन म्यूज़िक से और उससे। तो वो जो हैं बहुत सारी बंदिशें लिखते थे क्योंकि अपने गुरु के बहुत चाहने वाले थे निज़ामुद्दीन सरकार के, बहुत चाहने वाले थे। तो उनके बारे में वो बहुत सारी बंदिशें और बहुत सारे तराने उन्होंने लिखे।
तो उस कुछ बंदिशों में से एक बंदिश ये है जो गुजरी टोड़ी राग में है, जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। और इसके बोल हैं, बन के पंछी भय भावरे, ऐसी बीन बजाई सावरे, तार तार की तान निराली, झूम रही सब मन की डारी, पीर निजामी बीन बजाई, खुसरो सब मिल गाओ रे। रेवांत आप माइक ऑन कर लो। बन के पंछी बावरे, बन के पंछी बावरे, बन के पंछी बावरे, ऐसे बिन बजाए सांवरे, ऐसे बिन बजाए सांवरे, बन के पंछी बावरे, बन के पंछी बावरे, ऐसे बिन बजाए सांवरे, ऐसे बिन बजाए सांवरे, बन के पंछी बावरे, बन के पंछी। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि रिवांत गाए। सभी को नमस्कार पहले तो मैं कहना चाहूँगा और धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जैसे सर ने बोला मैं भी थोड़ा सा गुजरी टोड़ी सबको सुनाना चाहूँगा। बजा
एक दो पलटे कहना चाहूंगा इसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, जो मेरा अंदाज है वो मतलब ये होता है कि गुरु शिष्य जो परंपरा होती है वो ये होती है कि जो मेरा अंदाज है वो आपको थोड़ा बहुत जितना भी मैंने बताया रिवांत को वो अलग ही दिखेगा कि मैं सरगम किस तरह से करता हूँ या किस तरह से सिखाता हूँ। तो ये चीजें जो है हम लोग को यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि मैं ओपनली उनको सिखा रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं जो मैं खुद करना चाहता हूँ वो मैं उनको सिखा रहा हूँ। जो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गाऊं स्टेज पर या अगर मैं मेरे अंदर कोई भी एक क्रिएटिविटी जन्म ले रही है तो वो मैं अपने स्टूडेंट पे यूज करूंगा प्रैक्टिकल में। वो मैं मतलब उनको सिखाने के बाद मैं उसको एक तरह से आजमा के देखूंगा कि उसको उसका लेवल किस तरह का आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, या वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही। तो स्टेज से पहले मैं उसको अपने स्टूडेंट पे ट्राई करूंगा कि उसके मुंह से कैसे लग रही है या वो गाने में ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो जो हमारी क्रिएटिविटी जन्म लेती है उससे ही रिलेटेड हमारी गुरु शिष्य परंपरा एक दूसरे से रिलेटेड करती है इसी तरह से। तो अब जैसे जो जो मेरे अंदर आइडियाज थे वो मैंने रिवायन को बताए हैं, किस तरह की सरगमें बताई हैं, आप जरा सुनिए। सारे ग म रे ग म ग रे सा ग म ना नि म ग नि ग म ग रे ग म ग रे सा दा नि रे ग नि रे ग रे सा नि म दा नि न म ग रे ग म ग रे सा रे रे ग ग म ना नि सा नि न म ग रे सा वन के पंछी बने बावरे वन के पंछी नि नि ना नि सा नि न म ना म ग रे सा नि सा दा म ग रे सा नि सा दा म ग रे सा नि सा वन के पंछी बने बावरे वन के पंछी म ग म दा नि सा म ग म दा सा नि म ग म दा नि दा म ग म दा नि म दा ग म ग रे सा वन के पंछी बने बावरे वन के पंछी। धन्यवाद। अब ये हमारा अंदाज है, जो किराने घराने की सरगम का अंदाज है वो मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ। बन के पंछी बावरे ऐसे बिन बजाए सावरे, ऐसे बिन बजाए सावरे, बन के पंछी बावरे। सारे गम मगरे दा, सारे गम रे ग रे मम ग रे ग रे रे मम ग रे ग रे दा, इसको कहते हैं जरब की सरगम। ये जो माँ में और गा में आप थोड़ा सा अलग एक कण देखेंगे, एक जिसको कण कहते हैं, वो जरब जरब आ रही है उसमें। तो वो मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ आप देखिएगा। सारे ग मम ग रे, सारे ग मम ग रे ग रे रे मम ग रे ग रे दा, सारे ग मम ग रे दा म रे ग म रे ग रे मम ग रे ग रे दा, धाने दारे ग मम ग रे दा, धाने दारे ग रे दाने दाने दारे दाने दाने दा दाने रे दाने दाने दारे ग म ग रे दाने दाने दारे ग मम ग रे ग रे रे मम ग रे रे ग म रे ग रे मम ग रे ग रे रे मम ग ग दा मम नि नि दा दा रे रे नि रे ग रे दा नि दा म दा मम ग रे दा, बन के पंछी बावरे, बन के पंछी। सारे ग म ग रे दा, सारे ग म रे ग रे ग रे मम ग रे, सारे ग म सारे मम सा,
सारे सम म ग रे रे म ग रे सा म सा ग सा म सा ग सा म सा ग सा म ग रे म ग रे म ग रे सा नि सा रे ग म ग रे सा बन के पछे बाबरे रे इस तरह से। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। मतलब मुझे लगता है कि हम सब किसी और दुनिया में चले गए और सच में अपने अंतर मन से और मतलब पूरे विश्व में जैसे चेतना जैसे होती है उसके साथ हम एकदम जुड़ गए। और बहुत ही सुंदर, मतलब किराना घराना गायकी का जो पूरा अंदाज है, जो गहराई है, उस सब का अनुभव हमें मिला। और बहुत सौभाग्य है रेवांत को भी। थैंक यू रेवांत, आप आए और आपको बहुत बहुत अच्छा सौभाग्य है गाया। कि आपके इतने रेवांत अच्छे ने मुझे बहुत बहुत सुंदर जया जी, प्राउड रेवांत फील और कराया मोहसिन है। सर की बंदिश बहुत सुंदर थी। जी, मुझे रेवांत ने प्राउड फील कराया है और मैं बहुत बहुत मतलब वेलकम करता हूँ रेवांत का कि वो फर्स्ट टाइम सबके सामने इस तरह से गाया है। और मतलब जो जो मैंने उन्हें बताया था वो एग्जैक्टली उस चीज को उन्होंने बरकरार रखा और कॉन्फिडेंस से गाया है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं सबसे चाहूंगा कि उनको ब्लेसिंग्स दें और आगे भी उनके लिए दुआ करें कि वो कामयाबी पाएं जिंदगी में। नहीं, बहुत अच्छी किस्मत है रेवांत आपकी भी। आपके गुरु शिष्य परंपरा में आपको इतने अच्छे गुरु मिले हैं और इतने अच्छी उसकी जो कंटिन्यूटी है, उस नदी में आप भी बह रहे हैं जिस जी, जी, नदी जी, में बिल्कुल। इतनी क्योंकि ब्यूटीफुल जनरेशन। हमें जब एक्चुअली जब जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो हमें अगर जैसे कोई बहुत वैसे तो माँ-बाप सबके ही अच्छे होते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये डिपेंड भी करता है क्योंकि सब ह्यूमन्स हैं, तो आगे उनके डिपेंड करता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि हमारे माँ-बाप तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमारे जैसे माँ-बाप तो हैं ही नहीं किसी के। तो ऐसे ही जब शिष्य थोड़ा-सा उस चीज़ को पिकअप करने लगता है और आगे वो काम करने लगता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी ऐसे ही रियलाइज़ होता है कि हमारे गुरु तो बहुत अच्छे हैं या ऐसे ही गुरु को भी रियलाइज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा तालमेल है दोनों चीज़ों का। ये एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते आप। जब तक दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती और ये इम्प्रूव नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत ही सुंदर बात बोली आपने। ये जो एक रिश्ता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत खुशबू से भरा एक रिश्ता है, जिसमें हम गुरु के साथ कैसे हम बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और गुरु के साथ भी जो शिष्य हैं, वो उनके ही साथ जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे का एक जैसे एक अंग की तरह भी हो जाते हैं, जैसे माता पिता बच्चे की रिलेशनशिप में होता है। इट्स ब्यूटीफुल। और वो ही कला के अंदर वो झलकती है फिर वो, और उसकी कुछ महक ही मतलब अलग हो जाती है, उस खुशबू की, उस सुंदर फूल की, मुझे कहूँ जो गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। और अब मुझे पता है कि आज यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तड़प रहे हैं अपनी अपनी गुरु आराधना देने के लिए। तो मैं मनीषा जी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मनीषा जी बहुत दूर देश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए एक प्रस्तुति लाई हैं। मनीषा जी प्लीज आइए और प्रेजेंट करिए। नमस्कार, मैं मनीषा बापट जर्मनी से। बहुत बहुत वेलकम टू एवरीवन और नमस्कार प्रतिभा जी और मोहसिन जी, आपको भी नमस्कार। बहुत बढ़िया बात कही प्रतिभा जी आपने कि ये बहुत ज़रूरी है कि अभ्यास होना ज़रूरी है। नई नई चीज़ें सीखने से भी ज़्यादा ज़रूरी अभ्यास है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मोहसिन जी, आपका मैंने कल ही इंडियन म्यूज़िक पे आपका शो देखा। वो कुछ आपका अभी जो हुआ था वो रिलीज़ हुआ था शायद, तो वो देख रही थी मैं। बहुत ही बेहतरीन गायकी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो गाना गा रही हूँ ये गुरु शिष्य परंपरा के बेस्ड एक मूवी बनी थी सूर संगम नाम से। गिरीश कर्नाड जी और जया प्रदा जी उसमें अदाकारा थे और राजन साजन मिश्रा जी और लता मंगेशकर जी उन्होंने गाया है इसको। जाऊं
तोरे चरण कमल परवारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। कितना घना पना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा, घुलता में सारा का सारा। तू ही मेरा एक आधार, तू ही मेरा एक आधार, शरणागत हूँ द्वार तिहार जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। मोर पंख की किरण जगाकर, जगाकर मोर पंख की किरण जगाकर, अधुर पर मुस्कान उगाकर, अधुर पर मुस्कान उगाकर, हर ले मन की एक पुकार, हर ले मन की एक पुकार, शरणागत हूँ द्वार तिहार जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी जाऊं, तोरे चरण कमल परवारी। वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल अच्छी मनीषा आवाज जी, है आपकी, बहुत अच्छी। सच में आप हमें कहीं और लेके चली गई। बिल्कुल थोड़े समय के लिए मैं भूल गई कि अभी शो का फ्लो क्या है। ये सॉन्ग पर भी मेरे भी बहुत करीब है और बहुत बचपन से मैं वो मेरे ही गुरुजी ने मुझे ये सिखाया था। और मुझे फिर से एक बार मुझे प्रतिभा जी आपसे कहना है कि ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। और इसी के साथ हमारे एक और ब्यूटीफुल कलाकार हैं कार्तिक। कार्तिक भी अपनी छोटी सी प्रस्तुति गुरुजी सबके लिए करना चाहेंगे। आइए कार्तिक। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मोहसिन जी, प्रणाम जया जी, प्रणाम सभी को। जब मैं छोटा था और जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं गा सकता हूँ, तो मेरे गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं बड़े होके कुछ बन सकता हूँ, कुछ गा सकता हूँ मैं। तो आज मैं उन्हीं के लिए, जैसा कि हम सबको पता है, ये जो शो है वो गुरुजी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर एक गाना गाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है,
परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, आशीष लुटाता है। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर कार्तिक, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर गाया कार्तिक। और जया जी, बहुत सुंदर ये सफर अभी तक का इतना सुंदर रहा है। और आज जो सुन के इतनी सुंदर अनुभूति हुई है, और ऐसा लग रहा है कोई मंदिर में है हम लोग। आप और ये देखिए कि ना बच्चों का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। जी 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 जी। मतलब जो मतलब बड़े होके हम लोगों को मतलब इतना एक्सपीरियंस करके मिला, इनका अभी से ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और आगे अगर ये ऐसे ही इनको अच्छे गुरु मिले और अच्छे सिखाने वाले मिले, और आगे ये ऐसे ही इसको इस चेन को बरकरार रखें तो कितना अच्छा रहेगा। और इनका कॉन्फिडेंस, इनकी सोच कितनी अभी से ही इम्प्रूवमेंट कर रही है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बोला मोहसिन जी आपने। और प्रतिभा जी ने भी इतना सुंदर बोला है। अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। और गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि मैं कभी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में नहीं थी, लेकिन पिछले 6-7 महीने जब से म्यूजिक वेरांडा बना और गुरु जयेश मिश्रा जी से हम लोग मिले, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो आप लोग सब बोल रहे हैं वो गुरु जी सबको वेरांडा में यही बोलते हैं कि अभ्यास करें। और गुरु जी के बारे में पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी, और फिर उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। गुरु जयेश गुरु जी जो कि नेपाल में इंजीनियर थे, बहुत एकम्प्लिश्ड इंजीनियर थे, लेकिन इनके गाने का पैशन इतना ज्यादा था कि इन्होंने वो दिल्ली आए, क्योंकि इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। यहाँ आए, उसके बाद इन्होंने बहुत सीखा, बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया, लेकिन वो बहुत खुश है कि उन्होंने सागर में इतना कुछ डिस्कवर किया है और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत सारे बड़ों को ये प्रोत्साहित करते हैं। और जैसा अभी कार्तिक साहिब सभी गुरुजी से ही सीख रहे हैं। और हम लोगों को भी गुरुजी रोज, जैसे हम लोग का जैमिंग सेशन होता है 9:30 से 10:30, तो गुरुजी कैसे भी टाइम निकाल के उस टाइम आते हैं और हम लोगों को बताते हैं तुम लोग ऐसे करो, ये करो, वो करो। इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनको पता है सबकी गायन क्या, किस प्रकार का है, किसका क्या इंटरेस्ट है। तो आई थिंक गुरु को सब कुछ पता होता है, मुझे ऐसा एहसास होता है। तो गुरुजी, मैं आपसे, आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहूंगी। जैसा कि बताया कि गुरु शिष्य परंपरा, इसके अलावा भी आपका कुछ थॉट है गुरु शिष्य परंपरा के लिए, और किस तरह के शिष्य होने चाहिए। मतलब शिष्य, हम लोग अभी बोल रहे हैं गुरु ऐसे होने चाहिए, शिष्य आपको कैसे होने चाहिए, इस बारे में हमें कुछ बताएं गुरु जी। बिल्कुल 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 जी। यहाँ उपस्थित जितने भी ये हमारे बीच में बैठे हैं महान हस्ती, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जया जी, आपको नमस्कार, आप आए यहाँ पे। और खान साहब, आपको भी नमस्कार। और प्रतिभा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत बेहतरीन बातें कही है, बहुत ही मतलब कि जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, रियाज प्रैक्टिस। कि कुछ लोग 2 महीना 3 महीना करते हैं, चले जाते हैं, कोई गेस्ट आ गया तो बस उस पे जरा रहते हैं। बहुत बिल्कुल कड़वा सच है ये, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं। 2 महीना 3 महीना सीखा, गुरु के पास गया, फिर दूसरे गुरु चेंज कर दिया, फिर चौथे गुरु के पास चले गए, वहां गए, मतलब जगह जगह चेंज करते हैं। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा जो खान साहब ने कही हैं, उसमें सर मैं थोड़ा सा उसमें दिल पे ना ले जाएं। क्या होता है कि गुरु शिष्य का जो होता है, गुरु को मतलब शिष्य को कैसा होना चाहिए, पहले गुरु के प्रति शिष्य को कैसा होना चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित की भावना होना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ना, कि मैं अगर तपस्या करूंगा तो भगवान मुझे दर्शन देंगे, तो आप इतना ही श्रद्धा से गुरु के प्रति निर्भर रहिए। ये नहीं
आप ए के पास गए, फिर बी के पास गए, फिर सी के पास गए, डी के पास गए, आप ऐसा हुआ है। मैं ऐसा सीख नहीं पाते। मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ की, ये सच्चाई है, मैंने देखा है। मैं इंजीनियर था और SCCR स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने 8 साल छात्रवृत्ति लिया है गांधर महाविद्यालय में। मधुप जी से, भाई जी से मैंने सीखा, पंडित विनोद कुमार जी से, शांति शर्मा से, पंडित अमरनाथ जी से, कई जगह मैं गया, रानी शादी मिश्रा जी की भी काफी दिन में रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सीखा। मैंने इसी कॉलेज में देखा कई लोग गुरु चेंज कर रहे थे, कई लोगों को मैंने देखा, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को देखा मैंने कि लोग चेंज किए। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, समर्पित रखिए। एक चीज ऐसा होना चाहिए, जो गुरुजी बता रहे हैं उस मार्गदर्शन पर आप तपस्या तो कीजिए, आप मेहनत तो कीजिए, पहले उनकी चीजें को तो संभालिए। आप उसके बाद लगता है कि हाँ और कोई बेहतरीन शिक्षा कोई और चीज खजाना लेना चाहते हो, आप जाइए, लेकिन पहले जिस गुरु पे आप निर्भर हैं, अभी आपको 2 साल स्टार्टिंग हुआ नहीं, सुर लगा नहीं, आपने धराधर धरले से आप मतलब गुरु चेंज कर रहे हैं। अरे गुरु क्या आपके गले में हाथ तो नहीं डाल देंगे या कुछ आपके अंदर तो प्रवेश नहीं कर जाएंगे? वो तो आपको रियाज करने से ही होगा। खर्च का रियाज कीजिए। हम कहते हैं आपको, मेरा के संगीत में 7 स्वर होता है ना, आप हर एक स्वर पे 7-7 दिन दीजिए। सा पे 7 दिन, रे पे 7 दिन। ये नहीं कि 10 मिनट सा लगा, फिर नी पे आ गए, फिर ध पे आ गए, फिर प पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। 7-7 दिन आप हर एक स्वर पे आप दीजिए, 7 और 7 दिन तक। कोई रे मत लगाइए, फिर ना नी लगाइए, ना कुछ भी नहीं। आप 50वें दिन चेक कीजिए ना सुर को, आप गुरु जी के पास बैठिए, क्या फर्क हुआ, फ्रीक्वेंसी कहीं डाउन तो नहीं जा रहा है, कहीं कंसुरा तो नहीं हो रहा है, श्रुतियां होती है, श्रुतियां तो कम नहीं है, श्रुतियां तो गुरु जी बताएंगे। बच्चे को क्या पता श्रुति क्या होती है? एक बाल के बराबर, एक बाल को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते आप। श्रुतियां होती है, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक का निर्माण हुआ है। तो श्रुतियां तो गुरु जी बताएंगे ना कि कैसे लगाते हैं। हर राग में फिर गाय की श्रुतियां कैसे लगानी होती है, मीर, कम, कन, खटका, मीर क्या चीज होती है, तो बच्चों के पता नहीं होते कई चीजें। तो ये चीज गुरु जी के पास ही संभव है। गुरु शिष्य परंपरा तो थे, पहले भी थे, आज भी है, लेकिन दोनों बातें हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि समर्पित होना चाहिए गुरु के प्रति, निष्ठा पूर्वक होना चाहिए। मैं ये कहूंगा, जो कहते उस मार्गदर्शन पे रहना चाहिए, टिक के रहना चाहिए। उसके बाद हाँ, गुरु का भी दायित्व है, गुरु का भी दायित्व है कि अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भावना से, निष्ठा से, प्रेम से डिवोटेड होके उसके लिए चिंतन करे कि मेरे भविष्य, मेरे बच्चे का क्या होगा। जैसे हम अपने बेटे के लिए सोचते हैं मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, आप शिष्य को ये समझे कि मेरा बच्चा है ये, इसका भविष्य क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो कौन ध्यान देगा। जैसे भगवान ईश्वर देखते हैं अपने सभी भक्त को, ऐसे गुरु का भी, हाँ, यही बात भी ऐसा ही होना चाहिए। यही बात कह चुका हूँ मैं कि जो गुरु शिष्य होते हैं वो जैसे माँ बाप होते हैं, तो वही दर्जा उनका भी होता है कि वो भी वही आपको दूसरी राह वही दिखाते हैं। तो जब तक आप उनको समझेंगे नहीं और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उनसे, जब तक आप नहीं सीख सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे पास जो आए हैं सीखने के लिए, 2 साल किसी से सीखा, 3 साल किसी से सीखा, लेकिन आज तक भी वो वही है, ऐसे सीख नहीं पाए। सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना चाहिए एक गुरु पे। जब तक हम एक गुरु से नहीं सीखेंगे, हमें मुकम्मल जो है अभ्यास वो पूरा नहीं होगा हमारा। और एक बात क्योंकि क्या होता है कि 3 साल हमने एक गुरु से सीखा, फिर जब तक हम उन गुरु को समझना स्टार्ट ही करते हैं, एकदम गुरु चेंज कर लेते हैं, तो कहाँ से आएगा फिर? ये बहुत सही बोल रहे हैं कि हाँ, निष्ठा बहुत जरूरी है गुरु में। शिष्यों को ये समझना है कि उनको निष्ठा और बहुत भरोसा रखना है गुरु पे। और प्रतिभा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, एक मिनट सर, प्रतिभा जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत, कि बच्चे को लेके जाते हैं, कहीं सिखाते हैं, तो वो माँ बाप जो है उनका द्वारपाल बने बच्चे का। कई बार होता है क्या है कि वो इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं उस गुरु और शिष्य के बीच में, और अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर देते हैं, तो उसमें भी वो बच्चा सफर करता है। बच्चे को हमेशा एनकरेज माँ बाप को भी करते रहना है। उसको प्रैक्टिस के टाइम ये नहीं कि बोल देंगे प्रैक्टिस करो और आप मोबाइल में बैठे, खासकर जब छोटे होते हैं। जब एक बार अभ्यास का उनके अंदर घुस जाता है, थोड़े बड़े होकर समझने लगते हैं, तब फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो अच्छा कर रहा है, सबके सामने सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो गुरु कम देख रहा है। तो उस तरह का भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट होने से भी कई बार टूट जाता है वो गुरु शिष्य का वो जो संबंध है, वो भी खटपट हो जाता है। क्योंकि
माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसमें, उनको भी थोड़ा दूरी रहना है इस चीज में, सीखने के टाइम में या जब भी सिखाने ले जा रहे हैं कहीं पे, तो उस पूरी तरह से छोड़ देना है, उस गुरु के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो सिखा रहे हैं ठीक सिखा रहे हैं, और उसके अंदर अहंकार को ना बढ़ाएं, क्योंकि थोड़ा अच्छा ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा तो उसका आ जाता है मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो सब आ गया है, बच्चे को तो वो समझ नहीं है, उस चीज पे भी थोड़ा गाइडेंस चाहिए रहता है उस प्रोसेस में, जब गुरु शिष्य परंपरा के प्रोसेस में। बहुत सुंदर बोला प्रतिभा जी ने, और गुरु जी ने भी, जयेश गुरु जी, मोहसिन गुरु जी और प्रतिभा जी, आप सब लोगों के जो फिलोसफीज है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जया जी से कि एक बार इसको सम अप करें, एंड आई विल आल्सो रिक्वेस्ट कि उसके जाने के पहले सारे गुरु लोग एक लास्ट मैसेज आज की इवनिंग के लिए दें। सो ओवर टू यू जया जी, एक बार कंक्लूड करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आज की शाम बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हमें जानने को मिली हैं, अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए कितना सुंदर माध्यम है हमारा डांस, हमारा म्यूजिक, इसकी कितनी सुंदर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, और इसके लिए हमें बस एक थोड़ा सा समय भी निकालना है, थोड़ी सी जगह निकालनी है, प्रकृति से जुड़ना है, और हमारी गुरु शिष्य परंपरा में हमें अपना परिवार पा करके उस परिवार के साथ हमें ग्रो करना है। और गुरु जो होते हैं हमारे ब्यूटीफुल गुरुज, वो हमें इनेबल करते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं, और वो हमें एम्पावर करते हैं कि हम अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने अंदर की इंट्यूशन को सुने। वो हमें एम्पावर करते हैं, जिससे हमें अंदर की आवाज सुनने की शक्ति मिलती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहरी चीजों पे लगी हुई हैं। हम जो भी सीखते हैं, हमारी विद्या, हमारी लर्निंग सब बाहरी दुनिया में है, लेकिन गुरु हमें अंदर ले जाते हैं, वो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देते हैं, और हमें ये करने से ही हम अंदर जाएंगे तो हम स्वयं को पा पाएंगे। द सर्च फॉर द सेल्फ, स्वयं खोज, और वो स्वयं खोज के लिए ही हमारी पूरे इंडियन ट्रेडिशन में गुरु शिष्य परंपरा बनी है, चाहे वो मेडिटेशन से लिंक्ड हो, योगा से लिंक्ड हो, चाहे वो म्यूजिक से लिंक्ड हो, डांस से लिंक्ड हो, ये सब माध्यम है अपने अंदर जाने के। और हमारे गुरुज इतने प्रेशियस हैं, और ये हमारे परिवार की तरह हैं, और इसीलिए इतने प्रेशियस हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ करके हमें अपने अंदर ले जाते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि जो भी जिनके भी बच्चे सीख रहे हैं या जिनसे बच्चे सीख रहे हैं, तो वो उनको ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ फॉलो करें, उनको फॉलो अप करें वहां पे, बल्कि उनको गुरु शिष्य परंपरा में लेके आए, और उनके जो भी गुरु हैं उनसे खुद भी अपना एक बॉन्डिंग रखें, क्योंकि माँ बाप का भी बहुत जरूरी होता है। जब तक माँ बाप उन चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे आगे, तो बच्चा भी मतलब नहीं सीख सकता ऐसे। तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि म्यूजिक जो है या कोई भी सब्जेक्ट है म्यूजिक में, उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, और सबसे पहले यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में वहां पर हमारी एक बाउंड्रीज हो जाती है कि हमें सेकेंड ईयर तक जाना है, हमें फोर्थ ईयर तक जाना है। ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने जो 5-5 साल करते हैं, फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में, और उनसे सा भी नहीं लगता ठीक से। तो क्योंकि वो अपना सारा कंसंट्रेट जो है वो यूनिवर्सिटी पे देते हैं, अपने एग्जाम पर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें स्टेज पर आके कागज तो दिखाने नहीं होते, करनी तो परफॉर्मेंस है ना, हमें प्रैक्टिकल गाना होता है। तो ज्यादातर बच्चों पे मैं यही सजेशन दूंगा कि अपना हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात बोली। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो रेस है, क्या जीवन सिर्फ रेस है? डिग्रीज के लिए, जॉब के लिए, नेक्स्ट चीज की रेस है? नहीं, वो हमें थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ इस रेस में दौड़ रहे हैं, या क्या हम थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? क्या एजुकेशन जो है वो केवल हमारे माइंड के लिए है, इंटेलेक्ट के लिए है, या वो एजुकेशन हमारी हार्ट एंड सोल के लिए है? ये रीथिंकिंग के लिए आज हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना है, और थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है कि वो ये
मतलब सोच की बात है, माइंड सेट की बात है। जब आदमी यूनिवर्सिटी से एग्जाम देता है तो वो ये सोचता है कि मुझे सेकंड ईयर पास करना है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे अपने आप में क्या करना है जिंदगी में। वो सिर्फ उस लेवल तक सोचता है, सेकंड ईयर तक सोचता है, थर्ड ईयर तक सोचता है, फोर्थ ईयर तक। उसको अगर वो ध्यान आ जाए कि मुझे क्या करना है खुद से, मुझे जिंदगी में कितना सीखना है, कितना क्या करना है, कैसा परफॉर्म करना है, अगर वो इस चीज को समझ जाए तो वो उसका फिर बढ़ने का चांसेस है। बिल्कुल लेकिन अगर वो सिर्फ उतना ही सोचेगा कि मुझे सिर्फ सेकंड ईयर तक ही करना है, तो बस फिर वो मतलब ऐसे नहीं सीख पाएगा। वो अनलिमिटेड, जो हमारा अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जो अभी व्यक्त नहीं हो पाया, जिसके लिए भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, उस अनलिमिटेड पोटेंशियल तक पहुंचने का एक बहुत सुंदर मार्ग है गुरु शिष्य परंपरा और हमारे इंडियन क्लासिकल डांस म्यूजिक में। और मुझे आशा है कि आज हमारे गुरुओं की इतनी सुंदर विचार और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो है, उससे आप सबको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ और आज बहुत खुशी से मैं इसे कंक्लूड करूंगी। थैंक यू अनिला जी, म्यूजिक वरांडा का एक और ब्यूटीफुल शो हमारे लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच जया जी, और जितनी शिद्दत, जितने सुंदरता से आपने इसको क्यूरेट किया है, हैट्स ऑफ टू यू, अ वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस। और इतना सुंदर सब्जेक्ट सोचा आपने, और जो कि बहुत जरूरी है। ये एक सब्जेक्ट ही नहीं है, इट इज अ टॉपिक व्हिच हैज टू बी रियली थॉट अबाउट एंड इट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो थैंक यू वेरी मच जया जी। और जाते जाते गुरु जी और प्रतिभा जी, कोई लास्ट मैसेज संक्षेप में आप बोलना चाहें तो, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कोई एक छोटा सा मैसेज आप दें व्यूअर्स और बच्चों को और हम लोगों को। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत सुंदर कलाएं हैं। कोई भी एक कला चुन लीजिए, गुरु चुन लीजिए, उसमें डूब जाइए, उसके डेप्थ में जाइए, उसके अंदर आनंद भरा है। वो जो वाह, खुशी है उसके अंदर, उसको जीवन में आपको बाहर में नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा, धन से नहीं मिलेगा। वो जो अंदर में जो खुशी मिलता है कला से, उसको आप जानिए। उसके अंदर खोने से ही आपका वो संतुष्टि और हैप्पीनेस है उसके अंदर। बहुत सुंदर। जयेश गुरु जी, आप कुछ एक छोटा सा लास्ट मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को, बच्चों को, अपने आशीर्वाद के साथ? हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि गुरु के मार्गदर्शन पे मैं अपने बच्चों को यही कहूंगा कि अपना रियाज करे। जो प्रतिभा जी ने बहुत अच्छी बात कही है अनिला जी, और आपकी पूरी काफी लागू होती है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं निकल पाता है आपको रियाज करने के लिए। तो आज प्रतिभा जी के मुझे लग रहा है कि कुछ इस आदेश से कुछ आपको जरूर होगा। पहला शिष्य तो आप ही है मेरा, आप ही मेरे शिष्य हैं। तो मैं कहूंगा कि आपसे ही शुरुआत हो, आपसे ही शुरुआत हो। तो मैं कहूंगा पूरे गुरुजी, पूरे शो में ना मेरे को अंदर से यही लग रहा था, गुरुजी रोज बोलते हैं कि अनिला जी मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गुरुजी से, क्योंकि मेरे को लगा कि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा जब हम लोग ये कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। आज हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक हम सब लोगों को कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट सीखनी चाहिए, अच्छा गुरु ढूंढना चाहिए। और हमारी तो बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे पास इतने सारे गुरु हैं, जया जी हैं, प्रतिभा जी हैं, मोहसिन सर हैं, जयेश गुरु जी हैं, डॉक्टर महाश्वेता हैं। तो हम लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और मैं गौरव जैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब इसको रैप अप करें शो को। और मधु जी से उसके बाद, मधु जी एक वो कौन चित्रकार है वो वाला जो क्रिएटिविटी का सबसे सुंदर गाना है, उससे एंड होना चाहिए पहले। हाँ, उसके पहले अनिला जी एक मैं छोटा सा एक लाइन पढ़ना चाहूंगा आप सबकी शान में, प्रतिभा जी, मोहसिन भाई और जो ज्योति जी वगैरह सभी के उसमें, और गुरु जी का मतलब जो है छोटा सा एक अंतरा में आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत बहुत कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही
कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। वाह, क्या बात। थैंक यू सो मच मधु मुकेश जी। और अब मैं गुजारिश करूंगा मोहसिन सर जी से भी कि थोड़ा सा अपना एक बार मैसेज वो भी जरूर दें। हमने प्रतिभा जी से भी सुना, से भी सुना, एक जाते जाते हमें मतलब यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए कोई भी संदेश आपकी तरफ से। जी, मैं यूथ के लिए संदेश यही देना चाहूँगा कि अपना जो उनका रियाज़ है वो उसको ना छोड़ें कभी भी। जो भी उनका रियाज़ जैसे भी वो करते हैं, टाइम निकाल के अपना पढ़ाई भी आजकल बहुत हो रही है बच्चों की, बहुत चीज़ें एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन जो रियाज़ है हमारा वो उसको कभी ना छोड़ें और अपने जो गुरु का उनका साथ है वो कभी ना छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे-ऐसे होते हैं कि 3 महीने बाद आ रहे हैं, गुरुजी अभी हमारा ये चल रहा था। ये जो काम है ये ज़िंदगी भर के हैं और कभी ख़त्म नहीं होंगे और ना कभी ना ख़त्म होते हैं, ना कभी होंगे। तो इस चीज़ को माइंड सेट करना चाहिए कि हमें जो चीज़ सीखनी है और जो चीज़ को हमें करना है, एक लक्ष्य पाना है हमें, तो उससे हमें गुरु से ही जुड़ना होगा और गुरु के बिना जो है वो ज्ञान अधूरा है। तो जैसे एक बंदिश है, गुरु बिन ज्ञान ना पावे, है ना? मन मूर्ख ये सोच-सोच काहे पछतावे। तो जो मन मूर्ख है वो ये सोचता है कि गुरु के बिना ज्ञान कैसे नहीं पाते। तो ये इम्पॉसिबल है, गुरु बिन ज्ञान आता ही नहीं है। तो ये मैं यही कहूँगा जो हमारे यंगर्स हैं और जो भी बच्चे हैं कि जितना भी ज्ञान ये आपकी खुशनसीबी है कि आप किसी के शिष्य हैं, अगर आप उस नज़रिए से सोचें। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप किसी के शागिर्द हैं और उनसे ज्ञान ले सकते हैं आप, वो मौजूद हैं इस टाइम। तो ये चीज़ों का क्योंकि बाद में हमें जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें बाद में पता चलता है यार ये तो चीज़ सीखी नहीं थी गुरुजी से, ये तो आया ही नहीं था हमें। अरे ऐसे हो गया, वो हो गया, तो ये बाद में पता चलता है। तो जो चीज़ें जो बच्चे समझदार होते हैं वो पहले ही पा लेते हैं इस चीज़ को। तो मैं इसीलिए वार्न करना चाहता हूँ जितने भी हमारे बच्चे हैं कि अपने गुरु का साथ न छोड़ें और कभी रियाज़ ना छोड़ें। ये 2 ही चीज़ काम आने वाली हैं, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी आज जो मेहमान आए हैं, जया मेहता जी, प्रतिभा सिंह, सिंह जी, मोहसिन अली खान जी और सभी हमारे जो फैमिली मेंबर्स है म्यूजिक वरांडा के, स्टार्टिंग फ्रॉम मधु मुकेश जी, अनिला जी, मनीषा बापत जी, रेवांत ने भी बहुत रौनक लगाई। इट्स सच अ नाइस लवली फीलिंग जब शिष्य जो है गुरु के सामने गाते हैं, परफॉर्म करते हैं और उनको शाबाशी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारे जो क्रिएटिव बनाते हैं श्री अनुराग जी, जो कि आर्किटेक्ट हैं और हमारे म्यूजिक वरांडा का वो भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। जो आप ये खूबसूरत क्रिएटिव्स देखते हैं म्यूजिक वरांडा में वो बनाते हैं। और बहुत एक हसीन शाम रही, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएटिव है, यस, सच अ लवली, सच अ
पावरफुल, मतलब कितना ऑरा इसका स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और एक होता है ना कि जैसे कोई मूवी आने वाली होती है, उससे पहले उसका जो पोस्टर आता है उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि यार वाह क्या होने वाला है इसके अंदर, तो इतनी अच्छी सी फीलिंग्स आती है। थैंक यू सो मच। और परसों हम लोग एक गीता दत्त जी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 तारीख को। और हमारे म्यूजिक गुरांडा के लिए बड़ी किस्मती की बात है, वी आर सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि उनके बारे में उन्हीं के ब्रदर श्री देवी दत्त जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, वो उनकी सिंगिंग के बारे में बताने वाले हैं, तो ये शो आप मिस ना करें। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द व्यूअर्स एट फेसबुक। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत प्यार वहां पर बरस रहा है, बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई दिल मांगे मोर आप दोबारा भी आइए, क्योंकि ये एक आपने ऐसी चीजें बताई हैं जैसे कि जो खजाना है। और ये जो शो है बहुत बार हम लोग देखने वाले हैं दोबारा से, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं यही एक शिष्य को आगे लेके जाती है। तो थैंक यू सो मच जया जी, आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ये क्यूरेट किया, ये अमेजिंग सीरीज एक निकल कर आ रही है, खासकर हमारे इस पेंडेमिक टाइम पे, which is really commendable. So thank you so much everyone. Wish you all the very best. Stay safe, stay happy. And अब एक छोटी सी पेशकश मधु मुखर्जी से मैं गुजारिश करूंगा, उसके साथ में हम इसको wrap up करते हैं। Thank you so much everyone. This is the host Good night. Good night everyone. Thank you so much. Yeah, bye bye. Madhu Mukesh ji, over to you. हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के, गरीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये कौन चित्रकार है। थैंक यू सो मच।